छोटे से ब्लॉग में जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस जगह है और ये मेरी थोड़ी सी गलती है कि ये ब्लॉग मैं कभी बना नहीं पाई। और मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं चाहती थी कि मैं इस ब्लॉग को बहुत अच्छे से डालूँ, उस चक्कर में ये ब्लॉग कभी पढ़ ही नहीं पाया। और ये ब्लॉग बहुत काफ़ी पुराना है मेरा, जिसको मैंने अब पेस्ट किया है आकर। और ये बहुत प्रीशियस जगह थी जहाँ से मैं ना ऐसी जगह से मैं फ़र्स्ट टाइम कनेक्ट हुई हूँ और जो मुझे बहुत 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 सुकून दे के गई। देखिए, ये है ज्वाला मंदिर। में भी आप सब जानते होंगे ये मंदिर पठानकोट में है। और मुझे इस मंदिर के बारे में ज़्यादा नहीं पता कि पठानकोट क्या है, कैसे क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्वाला मंदिर है पठानकोट में, तो यहाँ पर हम आए हैं घूमने के लिए, क्योंकि हमारी गम्मा देवी है, तो यहाँ पर हम इनके दर्शन के लिए आए हैं। और मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर विज़िट कर रही हूँ और मेरा बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब मैं ना आपको बता नहीं सकती, मुझे वैसे भी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर पहलू में ना एक पिक्चर अपनी आँखों में कैद करके ले जा रही हूँ। एक कैनवस पेपर लूँ और ये सारी यादों को एक साथ फिर से ड्रॉ कर दूँ सारे पेपर पे। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे बहुत इस वीडियो को बनाने के लिए वो कर रही थी। तो मैंने सोचा था कि इस ब्लॉग को कभी भी मैं डालूँगी तो बहुत मेहनत से एडिटिंग करके डालूँगी। और एट द एंड अभी भी मैंने इस वीडियो को उतनी अच्छे से एडिटिंग करके नहीं डाला, क्योंकि जब मैं इस मंदिर गई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई थी। और इतनी सुंदर जगह, इतनी प्यारी जगह, आप भी कभी जाएंगे ना आपको बहुत सुकून और वगैरह सब मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद जैसे जैसे मतलब आप इस मंदिर के पास जाएंगे आपको एक ऐसी शक्ति महसूस होगी। मे बी मैं इतना ज़्यादा भगवान में ऐसी बातों में ये सारी चीज़ों में नहीं मानती, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने मित्र से कह रही हूँ। जब मैं इस मंदिर गई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे नॉर्मली ज्वाला मंदिर आप जानते हैं कि जोत जलती है पानी के ऊपर, तो मैंने भी सोचा था कि कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह कर रखा होगा, जैसे हर किसी के माइंड में एक नेगेटिव सेटअप होता है। पर इस मंदिर में जाके मैंने एक ऐसा मिरेकल देखा ना गाइस, जो मैं आपको बताऊंगी ना तो आप भी मेरी विश्वास कर लेंगे कि भाई मुझे एक बार इस मंदिर ज़रूर जाना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लाइफ में वन टाइम आप भी एक्सपीरियंस कीजिए इस मंदिर को। आपको खुद ही एक ऐसा एहसास होगा कि आपने ऐसा क्या देख लिया और आप ऐसी कौन सी जगह पे पहुंच गए जहाँ इतनी दिव्य शक्ति है। बहुत शक्ति है ज्वाला माता में, बहुत ज़्यादा शक्ति है। और मैं ये एक दावे के साथ कह सकती हूँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इस मंदिर में ऐसा क्या फ़ील किया। और आपको इस मंदिर में एक ऐसी चीज़ है छोटी सी जिसको आपको बहुत ध्यान बारीकी से नोट करके रखना होगा और आपको समझना होगा कि वो चीज़ क्या है और वो क्यों हो रही है। तो भाई कहीं ना कहीं भगवान की कहीं ना कहीं प्रेजेंस है इस मंदिर में, जिसके वजह से वो एक ऐसी चीज़ जो मैंने देखी और जो मैं एक्सपीरियंस की है। जो मैं ज्वाला मंदिर से आने के बाद मैंने सभी को कहा कि भाई यार वो मंदिर चमत्कारी है। और ऐसा मेरा कहना मतलब मैं मेरे जैसे इंसान जो मतलब साइकोलॉजी पे विश्वास नहीं करता है, जो थियोरी पे विश्वास करता है कि थियोरी क्या कहती है, मैच करती है या नहीं करती है, वो इंसान के आंखें फटी की फटी रहेगी कि ऐसी शक्ति थी उस मंदिर में। तो गाइस वेलकम बैक मेरे छोटे से ब्लॉग में। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा नाम पूजा डोरीलाल है और ये मेरी फैमिली है। हम सारी फैमिली ज्वाला मंदिर गई थी और ये मेरा बहुत 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 जेन्युइनली प्यारा एक्सपीरियंस था। इस मंदिर में है ना हर कण कण में ज्वाला जी है। अब आप कहेंगे कि ये तो वही बात हो गई भक्ति साधना वगैरह वगैरह वाली। नहीं, मेरे कहने से अगर आपके पास कभी भी लाइफ में वो यहाँ इस मंदिर में विज़िट करने का एक मौका मिले, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। क्योंकि जब मैं इस मंदिर में आई थी तो शायद मैं भी आपके जैसे ज़ीरो ही थी, बट आज मुझे इस मंदिर से बहुत लगाव और बहुत अटैचमेंट। और यहाँ पर मैंने माता के लिए एक चुंदरी और यहाँ पर छत्र चढ़ता है चांदी का। तो मे भी ये जो मुझे मतलब बाहर स्टॉल मंदिर के बाहर बहुत सारे स्टॉल है जिस पे आपको बहुत सारा सामान मिलता है, जैसा आप जो चढ़ाना चाहें। तो ज़्यादातर यहाँ पर छत्र और चुंदरी चढ़ती है। तो मुझे इतना पता नहीं है, जो टोकरी जहाँ पे बाहर से मुझे दी वो मैंने ले ली। देख सकते हैं आप माता का कितना दिव्य रूप है यार। एक आप इस मूर्ति को देखें ना, वो हो जाएंगे अचंभित। तो इस मूर्ति का सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है गाइज़। मैं आ गई हूँ ज्वाला मंदिर के लिए अपनी विद फैमिली के साथ, और यहाँ पर हम रुके हैं अमृतसर में। और ये अमृतसर का होटल है। इस होटल वाले बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारा होटल था। इस होटल ने हमें कैब बुक कर मतलब जैसे हम अपने ट्रेन से आए थे तो फिर वहाँ से ना हमने गाड़ी की और हम होटल के नियर बाय है और होटल वाले ने हमें बाय रिक्शा हमारा लगेज अंदर पहुंचाया। तो होटल कीर्ति ने बुक कर रखा था। मेरी जो सिस्टर है कीर्ति, उसको बहुत नॉलेज है टूर्स एंड ट्रैवल्स वगैरह की, तो वो ज़्यादातर खुद ही सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है। और होटल भी काफ़ी सुंदर उसने बुक कर रखा था। बहुत उसका माइंड इस चीज़ों में बहुत शार्प है, मतलब सारी चीज़ों में शार्प है। वो जो भी काम करती है बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही क्लियरिटी के साथ करती है। हाँ,
बाकी जिस किसी को भी अगर कोई ट्रिप वगैरह प्लान करनी है तो आप उससे मेरा नंबर, मैं आपको उसका नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। आपको वो आपके पैकेजेस या फिर आप टूर्स में विद फैमिली या इंटरनेशनल टूर ले रहे हैं तो वो आपको हेल्प कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका वो साइड बिज़नेस है, इट्स अ हॉबी। और वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करती है। जैसे आपको कहीं अब्रॉड वगैरह भी जाना है तो वो भी आपको मैनेज करा के दे देगी। बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत अच्छा होटल था। आप ऐसा कहेंगे कि मैं ऐसा कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मैं अभी आपको बताऊँगी इस होटल के बारे में तो आपको अच्छा लगेगा। और ये होटल में हम अंदर चेकिंग कर चुके हैं और थोड़ा सा मतलब अब है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा शावर वावर ले लूँ, क्योंकि हम लोग ने ट्रेन से काफ़ी थके हुए थे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। क्योंकि है ना, आप समझ सकते हैं कि ट्रैवलिंग में ना आपका माइंड कितना वो हो जाता है। यहाँ पे देखिए सब इधर उधर कपड़े वपड़े चेंज करके बैठे और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि सुबह मंदिर के लिए कितने बजे निकलना है। क्योंकि जैसे ही वो डिस्कस वगैरह हो जाएगा ना कितने बजे हम सारे लोगों को, क्योंकि हमें मंदिर पे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी चढ़ाई करनी थी। तो क्योंकि हम देखो खाली पेट चढ़ेंगे मंदिर, तो यहाँ पर सबने चेंज कर लिया, मैंने भी चेंज कर लिया और यहाँ पर आ गया हमारा खाना। और खाना भी कीर्ति ने ही पूरा ऑर्डर किया है। गाइस सच में बता रही हूँ, वो हर चीज़ में बहुत प्यारी है और मतलब बहुत भावुकता से, जैसे एक घर का बेटा होता है। आपको जैसे पता होगा मैं 5 सिस्टर हूँ, मेरा कोई भी भाई नहीं है, लेकिन हैज़ अ ब्रदर की तरह वो पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है और मैं उसकी बहुत इसलिए बहुत तारीफ़ करती हूँ। जैसे एक भाई होता है अपनी बहनों के लिए बेस्ट क्या है, परफेक्ट क्या है, वैसा करती है। देखिए जितना उससे होता है उससे तो वो ज़्यादा ही करती है, तो अप्रिशिएट करती हूँ मैं उसको कि वो बहुत प्यारी है। और बचपन से ही वो वैसे भी मेरी फेवरेट है, क्योंकि है ना मुझे है ना ऐसा लगता है ना उसका दिल जितना साफ़ है ना शायद ही किसी का होगा। मे बी उससे देखिए मेरी आज तक कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई है। इतनी प्यारी है और सबको समझ के लेना, सबको समझ के चलना। थोड़ी सी गुस्सैल है बट वो सबके लिए है, क्योंकि जो भी गलती करता है उसको डांटती है, क्योंकि वो सारा चीज़ें मैनेज करती है, सारी चीज़ें करती है। मेरे पापा भी उसी की हर बात मानते हैं। तो यहाँ पर भाई अपनी फैमिली से बात कर रहा है और सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे ट्रैवल करेंगे, क्या होगा। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा ऊनो खेला, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम 5 सिस्टर एक साथ हैं और हम मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे होटल के अंदर। तो हमने क्या किया था ना कि मम्मी पापा नानी और भाई को ऊपर बगल वाला रूम दे दिया था। और ये जो रूम था ना ये डुप्लेक्स था, मतलब मतलब डबल बेड इस साइड था, डबल बेड उस साइड था, 2 रूम्स थे, कनेक्टिंग था ये। तो यहाँ पर हमने सारी सिस्टर्स ने एक रूम ले लिया, क्योंकि मम्मी ने कहा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम तुम लोग मिले हो तो तुम खेलोगे कूदोगे मस्ती करोगे इंजॉय करोगे, तो तुम लोगों का कमरा अलग कर देते। तो यहाँ पर हमने ऊनो खेला। फर्स्ट टाइम मैंने ये गेम खेला। आप सोच रहे होंगे मैं मजाक कर रही हूँ, रियली गाइस मैंने फ़र्स्ट टाइम खेला। मुझे इस गेम का नाम भी नहीं पता और ना ही मुझे इसके बारे में पता है। उसके बाद पापा आ गए, पापा बोलने लगे कि आ जाओ मेरे साथ भी बैठो। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सोने की भी तैयारी कर रहे थे, थोड़ा थक गए थे, थोड़ा कमर वमर में दर्द हो रहा था, क्योंकि ट्रैवलिंग के बाद थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सिद्धू कैसे घुसे पड़े हैं कमर में। और यहाँ पर मेरी सिस्टर का लोगों का मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम कैसा रूम हमने लिया है। तो यहाँ पर एक बेड है, उसके बगल वाले में भी एक और बेड है। जैसे आप देख सकते हैं बेड भी डबल बेड है और वॉशरूम बहुत क्लीन था। देखिए यहाँ से एक रूम मतलब वो दिए रखा है दूसरे रूम के लिए कनेक्टिंग में, तो काफ़ी अच्छा रूम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और लग्जेरियस ऐसा वैसा रूम नहीं है जैसे कि चीप है आपको बुरा लग रहा हो। मतलब काफ़ी साफ़ सफाई वाइज क्लीनिंग वाइज काफ़ी अच्छा था, सर्विसेज भी अच्छी थी। खाना थोड़ा सा महंगा था बट खाने में टेस्ट था, मतलब ऐसा था ना कि खाना टेस्ट था। अगर पैसे जाते हैं और आपको टेस्टी खाना मिलता है तो वो पैसे पे करने में आपको कोई भी बुरा बात नहीं लगती है। तो यहाँ पर सब लोग कोशिश कर रहे थे कि सब लोग आके और एक बार और मीटिंग कर ले। तो यहाँ पर हम मम्मी के फ्लोर पे जा रहे हैं। हमारा 2nd फ्लोर था, मम्मी का तो 4th फ्लोर था, तो हम भी ऊपर जा रहे हैं। सारे लोग ऊपर जाएंगे, डिस्कस करेंगे कैसे क्या निकलना है, एक एक करके रेडी होना है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर मैं भूम मिष्टी और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, बाकी सारे लोग जा चुके हैं और सोने की तैयारी करते हैं। खाना हमने खा लिया है, अब बस सोना है और सुबह मंदिर के लिए निकलना है। और ये जो मंदिर का एक्सपीरियंस है ना गाइस बहुत अच्छा है। मैं खुद चाहूँगी कि ज्वाला मंदिर मैं फिर से आऊँ, माता मुझे दोबारा फिर से बुलाए। मैं भी मेरी इतनी यादें इस मंदिर से जुड़ गई ना, और आप विश्वास नहीं करोगे मैं इस मंदिर में गई, मुझे है ना माता की तरफ से जैसे वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते तो मुझे वहाँ से गिफ्ट भी मिला, एक 2 चूड़ी मिली रेड कलर की, जो कि मे बी मेरे लिए आशीर्वाद होगा। तो मैंने उसको आशीर्वाद समझ के रख लिया और मैं भी बहुत ब्लेस अपने आप को महसूस करती हूँ कि वो मुझे मिली। और
मे बी मेरा ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो। यहाँ पर मेरी नानी अपनी बातें सबको बता रही है, अपना फ़ोन चला रही है और हम यहाँ पे देखने आए थे कि कौन कौन कैसे कैसे सोएगा। तो फिर यहाँ पर सब सोने की तैयारी चल रही है। तो सुबह सुबह निकलना है ज्वाला मंदिर के लिए। माँ कह रही है कि टाइम से उठ जाना और लेट मत करना कोई भी, क्योंकि मेरे डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो सब टाइम से उठ जाएंगे, अच्छे से जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर माँ को देखिए, अब मैं भी चलती हूँ, अब अपने कमरे में सोएंगे। फिर मैंने माँ से कहा माँ एक वीडियो बना लूँ तेरे साथ, तो फिर माँ ने बोला कि ठीक है बना ले। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की माँ के साथ वीडियो बनाने की, लेकिन माँ अपने काम में दवाई खाने में इतनी बिजी है, फ़ोन चलाने में, कि माँ का ध्यान ही नहीं था। फिर मैंने माँ को बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अब छोड़ो वीडियो, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। यहाँ पर मिष्टी आ गई। मिष्टी बोलने लगी कि मेरे को भी मम्मी के पास सोना है। यहाँ पे मेरी बड़ी वाली दीदी भी बैठी है, वो भी वही बोल रही थी कि सुबह सब लोग टाइम से उठ जाना, मस्ती तो कर रहे हो फिर तो उठ नहीं पाओगे सुबह टाइम से। तो गाइज़, ये जो पल होते हैं ना फैमिली के साथ, जब पूरी फैमिली होती है, मेरे को ना ऐसी 1 2 3 ऐसे लोग फैमिली नहीं, जो पूरी फैमिली होती है ना, मेरी फैमिली बहुत प्यारी है, बहुत बहुत बहुत। और जब मेरी फैमिली, हम सब साथ में ट्रैवल करते हैं, हमारी होती है लड़ाई जैसे और छोटी मोटी फैमिली में होती है, सब में होती है, बट हमें ना उसको दिल में नहीं रखता है। दूसरे दिन हम फिर वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। फैमिली में यही होना चाहिए कि कोई बात हो गई, कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए, उसको दिल में नहीं रखना चाहिए। हाँ है क्रैशेस, देखिए हर 5 उंगली हैं, पाँचों एक जैसी नहीं हो सकती, बट ये है कि हम एक दूसरे के साथ हैं और हम एक दूसरे के सबको समझते हैं और प्यार तो करते ही है। तो यहाँ पर हम सुबह 5 बजे निकल गए ज्वाला मंदिर के लिए। अब आपको पता है कि अमृतसर से पठानकोट जाएंगे और पठानकोट में है ज्वाला मंदिर। तो पठानकोट का जो रास्ता है पहाड़ी रास्ता है और बहुत सारे मार्केट वगैरह लगती है। तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट मंदिर के से की चढ़ाई करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा प्यारा सामान बिक रहा था। तो यहाँ पे ना आप शॉपिंग तो दबा के कर सकते हो और रीज़नेबल प्राइस है, ऐसी 30 20 50 रुपीज़ की चूड़ियाँ, इतनी महंगी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते, बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पर आप नहीं खरीद सकते। मैंने ना यहाँ से शॉल खरीदी, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी शॉल्स मिलती हैं। देखिए चुन्नी देखेंगे ना आप, कितनी प्यारी प्यारी थी। गलती मुझसे थोड़ी सी ये भी हो गई थी कि मुझे चुन्नी लेनी चाहिए थी। और काफ़ी देखिए गाइज़, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। मैंने ना हमेशा लोगों को अपने तरफ से ना दिया है, बहुत काम किया, बहुत कोशिश की कि जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं वो खुश रह सके, मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। बट मेरे को ऐसा लगता है मैं देती ही रह गई और लोग मुझे समझ नहीं पाए। अब मैं जो अपने लाइफ के पुराने लोग हैं उनसे थोड़ा दूर हुई हूँ ना, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी लाइफ में था होना और ज़रूरी था। पहले मैं बहुत रोती थी कि ये क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया। बट अब मैं ये सोचती हूँ कि जो ये हुआ ना, वो होना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि उससे क्या हुआ गाइज़, एक जो ट्रैप था ना उससे निकल गई। मतलब मुझे घुटन फ़ील होती थी क्योंकि मैं कर रही हूँ, स्टार्टिंग से ही जॉब कर रही हूँ मैं, और अपने आप को स्टक महसूस करती थी। आज मुझे अच्छा लगता है कि जब मैंने अपनी लाइफ में कुछ उन ऐसे फ़ालतू लोगों को निकाला ना, तो मेरे लाइफ में मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ही अच्छा हो गया। देखिए मैंने कभी भी अपनी लाइफ में 2014 से लेके 2020-21 तक कुछ भी कभी नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकली। लेकिन जब मैंने अपने लाइफ में अपने लिए स्टैंड लिया कि भाई मैं नहीं करूँगी ऐसे लोगों के लिए जो मुझे गाली दें, मुझे उल्टा बोले, मुझे मारे, तो मैंने वो सारी चीज़ों को पे ब्रेक लगाया। उसको ब्रेक लगाने के बाद मुझे क्या महसूस हुआ गाइज़ कि है ना, मैं आस्था की ओर जा रही हूँ। जैसे कि मैं अभी तक कभी भी किसी भी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पाई। अपने फादर के साथ मैं सिर्फ तिरुपति बालाजी गई हूँ, उसके बाद बचपन में, और उसके अलावा मैंने आज तक कोई भी तीर्थ प्लेस नहीं देखा। और जब मैंने अपनी लाइफ की रीस्टार्ट किया, मैंने सोचा कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। मुझे ऐसे फालतू लोगों की ज़रूरत नहीं है जो मुझ में कमी निकाले या मुझे टॉर्चर करें, मुझे नीचे गिराए। मेरा ही मैं कैसे मैं आपको समझाऊँ कि मेरे ही उस पे रहे और मुझे ही नीचा दिखाए। तो मैं हरिद्वार, वृंदावन, खाटू श्याम, राजस्थान में और दिल्ली दोनों ही, और उसके अलावा भी मतलब बहुत सारे टेम्पल्स मेरे को घूमने का मौका मिला। मतलब भगवान से कनेक्ट होने लगी। जैसे ही मैंने अपने लाइफ से कुछ फालतू लोगों को निकाला, मैं अपने आप ही भगवान से कनेक्टेड होने लगी। हर भगवान मुझे बुलाने लगे, मैं हर द्वार पर भगवान के जाने लगी और मुझे सुकून महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरी लाइफ बेटर है उस लाइफ से।
उस लाइफ में क्या था कि मैं करती थी, किसी को दिखता नहीं था, करती रहती थी, जॉब करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, 10-10 जगह अपने आप को घोटती थी, पर वो किसी को नहीं दिखता था। और अब मैं जो कर रही हूँ वो मैं सुकून मिल रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि उसमें मैं अपने बच्चों को नहीं देख रही, अपने आप को नहीं देख रही। वो मेरे लाइफ का पार्ट है, वो मेरे साथ है और वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ सही है, मेरे पेरेंट्स खुश हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरी बेटी खुश है और वो मेरी बेटी उन सारी चीज़ों से लड़ना सीख गई। तो ये एक स्टैंड होता है। देखिए, एक इंसान की ना करने की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। अगर इंसान आपके लिए करता जा रहा है तो आप उसको बेवकूफ़ समझ रहे हो या फिर वो सी समझ रहे हो, तो वो आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। वो आपको अपना सब कुछ दे रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, 4-4 जगह काम कर रहा है। सुबह जा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके बाद आके फील्ड वर्क का काम कर रहा है, उसके बाद आके ट्यूशन पढ़ा रहा है, फिर उसके बाद आके घर का खाना बना रहा है, 4-4 जगह वर्क कर रहा है। उसके बाद भी आपको उसको क्या दे रहे हो? उसको गालियाँ दे रहे हो, उसको मार रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी अपने लिए स्टैंड ही नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता था कि बस सबके साथ ये सब होता है, थोड़ा फैमिली चलने के लिए और फैमिली को स्टेबल होने के लिए समय लगता है और समय दो। तो मैं उस चीज़ को, कुछ हो गया छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, कुछ हो गया चलो माफ़ी मांग ली, कोई बात नहीं करते मैंने ना अपने आँखों के नीचे डार्क सर्कल कर लिए, अपने चेहरे की बैंड बजा ली और लोगों को समझ ही नहीं आया। फिर एक स्टेज ऐसा आया ना, जब मैं कर के थक गई और फिर भी मुझे लगा कि सामने वाले तो भाई अपनी आप को ही इम्पोर्टेंट समझते हैं, अपनी फैमिली को ही महत्व देते हैं, मेरे को तो पागल समझते हैं। तो भाई मैं वो पागल नहीं बनना चाहती कि जब मैं आस्था से जुड़ी ना, मेरी आंखें खुली कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी होके ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, स्टैंड ले सकती हूँ और सब कुछ करके दिखा सकती हूँ। जो ये लोग कहते हैं ना कि तू कुछ नहीं कर सकती, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला है, मे बी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट बहुत कुछ बोला है। बट आज मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, अपने मेंटल पीस के लिए अचीव किया है। भाई कुछ दिखावे के लिए अचीव नहीं किया, मेंटल पीस के लिए किया कि पूजा डोरीलाल कर सकती है और मेरे नाम के आगे पूजा डोरीलाल ही रहेगा। कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरा फ़ादर सब कुछ है आज, क्योंकि जो मेरे फ़ादर कर सकता है मैं भी कोई नहीं कर सकता। मैं कितनी बार भी गलत करूँगी ना मेरे पापा के साथ, फिर भी जब मैं गिरूँगी तो मेरे पापा ही मेरे पीछे खड़े रहेंगे और कोई नहीं खड़े रहेंगे। तो फिर मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ सोच ली कि मेरे पापा की जो लोग इज़्ज़त नहीं करते वो मेरे को मेरे लाइफ में नहीं कोई भी चाहिए। मेरे लिए हर जगह मेरे पापा ही खड़े रहे। जब भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ, कोई तकलीफ़, परेशानी किसी भी चीज़ में, तो मेरे फ़ादर मेरे पीछे खड़े रहते हैं और कोई भी सपोर्ट नहीं रहता। तो जब मैंने सोचा कि यार एक ही इंसान मेरे लिए हर जगह खड़ा है, एक ही इंसान मेरे लिए हर जगह खड़ा है और तो कोई खड़ा ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों सबको इम्पोर्टेंस दे रही हूँ अपनी लाइफ में। उसी दिन मुझे समझ में आया और वही इंसान को वो लोग गाली दे रहे हैं, मेरे फ़ादर जो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, वो लोग उसी को गाली दे रहे हैं। मैं क्यों सुनूँ उस इंसान के लिए गाली जो मेरे लिए हर जगह खड़ा है। तुमने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर नहीं सुन सकते, इसलिए फिर मैंने उस दिन अपने आप से एक वादा किया कि जहाँ मेरे माँ और बाप की इज़्ज़त नहीं होगी ना 1% भी, ऐसे लोगों का तो मुँह ना देखूँ मैं ज़िंदगी में कभी भी। भले मैं भीख मांग के जी लूँगी, रो के काट लूँगी, पता है मुझे, पर मुझे तो पूरा पता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि भीख वीख तो कभी मुझे मांगनी नहीं है। इतनी मेहनती लड़की हूँ मैं, हर चीज़ मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। बट एक मैंने अपने अंदर अपने स्वाभिमान के लिए एक स्टैंड लिया कि जहाँ मेरे फ़ादर की इज़्ज़त नहीं, सब लोग अपने फ़ादर की इज़्ज़त रख रहे हो तो भाई मैं भी अपने फ़ादर की इज़्ज़त रखूँगी। जहाँ मेरे फ़ादर की इज़्ज़त नहीं, वहाँ तो मैं कभी भी थूकूँ भी ना। इससे बड़ी बात और क्या बोलूँ। बस इसीलिए ये स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था और स्टैंड से ना मेरे को आत्मिक सुख मिला, अंदर से सुख। आज मैं बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मेरे को गलत बोला, मेरे लिए गलत कुछ भी बोला, मेरे पीठ पीछे नेगेटिव बातें की, ऐसा वैसा, तो भाई मैं इतनी काबिल हूँ ना, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। जो लड़की कमा के खिला सकती ना तो तुम्हें बिठा के वो सब कुछ कर सकती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है वो, तो वो सब कुछ कर सकती। तो वो
सब कुछ कर सकती है, उसको तुम ये सोचते हो कि अपने पैर की जूती बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो तुम्हारी जूती भी बन के रह रही है, फिर भी तुम उसको वो कर रहे हो, तो ये तो बहुत बेकार बात है ना गाइज़। तो बस यही चीज़ें होती है कि मैंने ये चीज़ समझ ली कि जो नहीं कर रहा उसकी भी लोग इज़्ज़त कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो उसका फ़ादर है। लेकिन मेरा फ़ादर तो मेरे लिए कर रहा है और मैं उसकी इज़्ज़त ना रखूँ, तो मुझसे बड़ा कोई पागल ही नहीं है। मुझसे पहले भी बहुत सारी गलतियाँ हुई, लेकिन रियलाइज़ मुझे हो गया कि मेरे लिए मेरे फ़ादर की रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है। और मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि गलती होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको समझ के फिर अपने अंदर सुधार करना ही बहुत बड़ी बात है। और मैं हर दिन अपनी लाइफ में ना, हर दिन अपने अंदर हर मिनट सुधारती हूँ, हर मिनट छोटी छोटी चीज़ें मैं ऑलवेज़ करेक्ट करती हूँ। कोई मुझे समझाता है, मैं करेक्ट करती हूँ। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मेरी लाइफ है ना आधी बर्दाश्त में चली गई, तो मुझे लिमिट है मेरी हर चीज़ की बर्दाश्त करने की। बट आज मेरा प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स में चलती हूँ। फर्स्ट मेरे फादर की रिस्पेक्ट होगी तो वहाँ मैं उठूँगी, वहाँ मैं बैठूँगी। देन मेरी रिस्पेक्ट होगी तब मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि देखो, और मैं पहले क्या करती थी, 100% दूसरे की खुशी देखती थी कि 100% ये खुश रहे, 100% ये खुश रहे, इसकी खुशी में मेरी खुशी है, जो एक मिथ मेरे दिमाग में था। और आज मेरे जो दिमाग में मिथ है ना, इससे मैं बाहर आ गई। इससे मैं इतनी बाहर आ गई कि मुझे ये समझ में आ गया 50% तेरी खुशी, 50% मेरी खुशी। इसी प्रिंसिपल पे लाइफ चलती है, जो ये कहते हैं ना कि यार तेरी खुशी में मेरी खुशी, वो मैं करके देख चुकी हूँ। और मैंने ना ये विश्वास नहीं, मैंने अपनी 1% भी खुशी उस सामने वाले के आगे नहीं रखी। 100% तू खुश, उसी में मैं जीती रही। लेकिन अब मेरा प्रिंसिपल है 50% तू खुश, 50% मैं खुश, तो लाइफ चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। तो ये सारी चीज़ों को मैंने अपने लाइफ में कन्वर्ट किया, सीखा, समझा और सारी चीज़ों को अपने अंदर डाला। मेरे फादर की रिस्पेक्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं ये समझ गई। क्योंकि जहाँ मुझे इससे उम्मीद थी ना कि ये खड़ा होगा, वहाँ उसने मुझे लात मारी। लेकिन जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी ना कि मुझे ये नहीं लोग सपोर्ट करेंगे, वो वहाँ खड़े थे, वो सिर्फ मेरे फादर थे और कोई नहीं था। तो मैं उस चीज़ के एहसास से ना इतना दब गई हूँ ना, और उस एहसान के चक्कर में ना मुझे एक कड़वा सच पता चल गया कि मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा पापा है, उसके बाद मेरी माँ है, और फिर कोई अदर पर्सन जो मेरे लिए जो कर जाए माँ बाप के बढ़ के। और अगर वो मेरे लिए माँ बाप से बढ़ के नहीं कर सकता तो फिर वो इंसान ही नहीं। क्योंकि मेरे फादर ने, जब मैं बड़ी हुई हूँ 16, 17, 18 साल की, उसके बाद मेरे पे कभी भी हाथ नहीं छोड़ा, कभी भी एक थप्पड़ भी नहीं मारा है जब से मैं बड़ी हुई हूँ। और आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप मुझे इतनी बुरी तरह से मार रहे हो, कुकर के ढक्कन से, किससे आप मुझे मार रहे हो, तो आपकी हिम्मत कैसे हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, पास्ट है, जाएगा। अपने जो जिसने किया है उसके कर्म उसके आगे। बहाना कितना भी कर लो, ये नहीं वो नहीं, मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखो, आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, आप इन सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, आप उस ऊपर वाले से झूठ नहीं कह सकते। उसकी जब लाठी बजेगी ना, तो आपको खुद याद आ जाएगा कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया। तो आपकी करनी है आपके आगे, मेरी करनी मेरे आगे। मुझे इतना पता है कि मेरी करनी अच्छी है और मैं आगे अच्छा ही भोगूँगी। और मैंने कभी किसी का भी गलत नहीं किया, ना पास्ट वालों का, कभी 1% भी गलत नहीं किया, ना किसी के पैसे खाए। तूने मुझे खिलाया तो मैंने तेरे को उससे डबल कमा के दिया। हर जगह पे किसी को प्रॉब्लम हुई है, वहाँ मैं हमेशा खड़ी रही हूँ। भले मुझे काम कर, छोटे से छोटा काम करना पड़ा हो, मैं वहाँ खड़ी रही हूँ। अगर मेरे ये समझ लो, मेरी हिम्मत और किसी का साथ देने में मैं कभी कमी नहीं रखती। भले मैं खुद गिर जाऊँ उसके साथ देते लेकिन मैं उसका साथ पूरा देती। तो ये सारी चीज़ें थी। और जब ये नया स्टार्ट किया और फिर जो हरिद्वार, ज्वाला मंदिर, ये सब घूम के आई, तो बहुत सुकून मिलता रहा। फिर इससे ना मुझे जो साइंस मिले ना, भगवान से सिग्नल्स मिले, वो सिग्नल्स ने भी मुझे ये बताया कि यार भगवान भी चाहते हैं कि वो मुझे यहाँ खुद लाए हैं, इन सब लोगों से, फालतू लोगों से दूर। क्योंकि हद हो गई मेरे करने की। तो मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती